प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं। गांधी दर्शन के अंतर्गत हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी व्यक्ति का दर्शन समझना हो तो हमें उस व्यक्ति को समझना चाहिए और किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके कामों को समझना चाहिए। और जब वह व्यक्ति गांधी हो तो निश्चित रूप से हमें उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके कामों से ही उनका दर्शन प्रतिबिंबित होता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर छा गए थे। पहले उन्होंने भारत का भ्रमण किया। इसी क्रम में उन्होंने अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा इन 3 आंदोलनों को दिशा दी। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और असहयोग और सविनय अवज्ञा इन दोनों आंदोलनों को गांधी जी ने बीच में रोक दिया। कारण यह था कि वे ये मानते थे कि देश के लोग अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए, भागीदार होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। मैं तो यह तक मानता हूँ कि गांधी जी ये सोचते थे कि लोग तो क्या, अभी इस देश के नेता भी किसी अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए आंदोलनों को बीच में रोकना पड़ता था। गांधी जी का यह मानना था कि हिंसा से हम अंग्रेजों को बाहर नहीं कर सकते इस देश से। गांधी इरविन समझौता परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और इस समझौते के संदर्भ में लोगों को यह नाराजगी तो थी ही कि गांधी जी ने आंदोलन तब रोक दिया जब आंदोलन अपने उफान पर जा रहा था, लेकिन लोगों को इस बात की भी नाराजगी थी कि गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टलवाने के लिए, फांसी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। गांधी जी ने प्रयास किए थे, ऐसे भी कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन गांधी जी खुलकर ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं कर सकते थे जिसमें हिंसा की गई हो। उनतीस मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसके 6 दिन पहले देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, इन क्रांतिकारियों की वीरता और इनके बलिदान की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन कांग्रेस नहीं करेगा। कांग्रेस दल द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह किसी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करेगा, कांग्रेस वचनबद्ध हो जाता है कि वह भी ऐसे किसी भी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएगा जिसमें हिंसा होती हो। और इस प्रस्ताव से गांधी जी की धारणा की, गांधी जी की विचारणा की पुष्टि ही होती है। अब आगे क्या हो यह स्पष्ट नहीं था। आंदोलन को गांधी जी रोक चुके थे, लेकिन फिर भी एक बात जरूर हुई कि कांग्रेस मजबूती से अंग्रेजों के सामने एक ऐसे दल के रूप में प्रस्तुत था जिसके साथ बात की जा सकती थी और जो मांग कर सकता था। कांग्रेस ने भी अब स्पष्ट कर दिया कि वह स्वाधीनता से कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, और यह स्पष्टीकरण गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। पूर्ण स्वराज को बाकायदा परिभाषित किया गया। गांधी जी ने बाद में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लंदन गए, वहाँ से लौटकर आए और यहाँ उन्हें कहा गया कि आप एक आंदोलन प्रारंभ कीजिए, चाहे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दें। गांधी जी ने कहा कि मैं पहले वायसराय विलिंगटन से बात कर लेता हूँ। विलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया और उसके बाद गांधी जी ने एक कार्यक्रम दिया। वह कार्यक्रम वैसा ही था जैसा असहयोग और सविनय अवज्ञा
जैसा असहयोग और सविनय अवज्ञा कार्यक्रम था। देश में हलचल हुई, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और वही स्थिति बन गई जो पहले के आंदोलनों में बनी थी और गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। यह सब होता रहा, चलता रहा। उसके बाद में क्या किया जाए, क्योंकि आंदोलन रोकने से यह संदेश गया था कि अब कांग्रेस के पास वह शक्ति बची नहीं है कि वह देश के लोगों को उद्वेलित कर सके, जगा सके। अंग्रेज बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हमने वह काम कर दिया जिसके करने से इस देश में ज़्यादा समय तक टिका जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी भूल की अंग्रेज़ों ने। यह आंदोलन तो गांधी जी ने रोका, लेकिन इतना तय हो गया कि इस देश के लोगों ने डरना छोड़ दिया। वे सीना तानकर सामने खड़े होने को तैयार थे साम्राज्यवादी शक्ति अंग्रेज की। और आगे जब अवसर आया तो उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया भी। तो अब एक बहस शुरू हो गई कांग्रेस के भीतर कि क्या किया जाए। गांधी जी ने कहा कि अब लोगों को जागरूक करना है तो बजाय राजनीतिक आंदोलन के हमें सामाजिक आंदोलन करना चाहिए। लोगों को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे दस्तकारी के काम में लगा दिया जाना चाहिए। एक दूसरा खेमा था कांग्रेस में जो कहता था कि संवैधानिक तौर तरीकों से लड़ना चाहिए। 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव होने वाले थे और एक वर्ग कांग्रेस का, जिसमें डॉक्टर एम ए अंसारी, आसिफ अली, सत्यमूर्ति, भूला भाई देसाई, विधान चंद्र राय जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि भाई हमें इस समय चुनाव में भाग लेकर और मंत्रिमंडल में घुसना चाहिए और वहां विरोध करना चाहिए। राजगोपालाचारी जैसे लोग जो नो चेंजर्स समूह के माने जाते थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई, हमें सत्ता में भागीदार होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हमारी जो भी गतिविधि हो वो कांग्रेस कार्य समिति के माध्यम से हो। कांग्रेस हमको निर्देशित करे ऐसे करना है और हमको वैसे ही करना है। और एक तीसरा रास्ता भी कांग्रेस में निकल कर आ रहा था, जो ये कह रहा था कि हमें आंदोलन लगातार चालू रखना चाहिए, भले ही उसमें कुछ उग्रता हो। तो यह जो तीसरी धारा थी कि आंदोलन चालू रहना चाहिए और यह आंदोलन मार्क्सवाद के तर्ज पर होना चाहिए, इस तीसरे वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इस समय गांधी जी और नेहरू जी अलग अलग रास्तों पर चलते दिखाई दे रहे थे। नेहरू जी ने स्पष्ट कहा कि गांधी जी, आप यह जो पहले तो संघर्ष करते हैं, फिर समझौता करते हैं और उसके बाद फिर संघर्ष करते हैं, यह नीति हमको पसंद नहीं। इस नीति के आधार पर आप चल रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि परेशान होकर अंग्रेज एक दिन भारत को सत्ता सौंप कर चले जाएंगे, यह नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी, आप यह जो संवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश करने के विषय पर चुप रहते हैं, आप समर्थक नहीं हैं इस बात के कि संवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश किया जाए, लेकिन आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन लोगों को रोक भी नहीं रहे हैं जो इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचन के माध्यम से जाना चाहते हैं। नेहरू का ये कहना था कि जिस संविधान को हम चुनौती दे रहे हैं, उसी संविधान के अंतर्गत, उसी संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करते हुए हम आंदोलन कैसे करेंगे, हम आज़ादी कैसे प्राप्त करेंगे। गांधी जी को नेहरू जी ने कहा कि यह जो जन आंदोलन होता है, भले ही उसमें थोड़ी उग्रता आ जाए, लेकिन यह केंद्रीय ढांचे पर चोट करता है व्यवस्था के। इतने दिनों तक देश की जनता ने प्रशिक्षण पाया है आंदोलन का, तो अब जब मूल ढांचे पर चोट करने का, अंतिम चोट करने का अवसर आ रहा है, उस समय आप कोई बड़ा आंदोलन प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से गांधी जी के सामने एक
एक चुनौती खड़ी हो गई, और वह चुनौती थी अपने ही लोगों के विरोध को सहन करना। नेहरू जी का ये मानना था कि आंदोलन लगातार होना चाहिए, नतीजे जो हो वे हों। स्थिति यह तक बन गई थी कि अंग्रेज मानने लगे थे कि अब कांग्रेस में विभाजन हो जाए, लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस को टूटने से बचा लिया। पहले तो उन्होंने जो संविधानवादी लोग थे, जो व्यवस्था के भीतर घुसकर व्यवस्था से लड़ना चाहते थे, उनको अनुमति दे दी कि आप चुनाव लड़िए और आप विधानमंडल में प्रवेश कर जाइए। यदि आप संसदीय राजनीति के माध्यम से सक्रिय रहना चाहते हैं तो रहें। जब गांधी जी से कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जिस संविधान का विरोध करते हैं उसी संविधान के अधीन रहकर आज़ादी कैसे प्राप्त करेंगे, तो गांधी जी ने कहा कि हम ऐसे लोगों को जो हमसे सहमति नहीं रखते सुधार सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ नहीं सकते। समय आने पर वे समझ जाएंगे। आज यही करना उचित है कि उनको छूट दी जाए। गांधी जी ने यह बात सरदार पटेल को एक पत्र में लिखी। तो पटना में 1934 में गांधी जी के दिशा निर्देशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। गांधी जी ने कहा कि आप एक चकाचौंध की दुनिया में जा रहे हैं, यदि आप जीतेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सुविधाएं होंगी। तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग राजनीति के ग्लैमर से प्रभावित नहीं होंगे। ग्लैमर से प्रभावित हो जाएंगे तो स्वराज प्राप्त नहीं होगा। गांधी जी ने यह भी समझाया कि मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया तो यह सोच समझ कर लिया। लोग थक चुके थे, लोगों को विश्राम की आवश्यकता थी, लोगों को थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता भी थी कि क्या उग्रता से, क्या हिंसा से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। उन्होंने नेहरू से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हालात की नज़ाकत को समझ सकता हूँ। इस समय यदि अपन आगे बढ़ते तो अपन को सफलता नहीं मिलती। गांधी जी ने कुछ लोगों के विरोध के बाद भी और नेहरू जी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का समर्थन किया। तो अनेक मौलिक भेद होने के बाद भी कांग्रेस में काम करने वाले लोगों के बीच में कांग्रेस टूटी नहीं, यह आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी ने यह कहा कि यदि मैं मेरे साथियों को जबरन या मेरे प्रभाव का इस्तेमाल करके संवैधानिक संस्था में प्रवेश से रोकता हूं तो यह भी एक तरह की हिंसा ही होगी। उन्हें जाने दीजिए और उनको समझने दीजिए। तो कांग्रेस से तो गांधी जी ने सितंबर 1934 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नेहरू ने ये कहा कि कांग्रेस को छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के भीतर रह के मतभेदों का निपटारा होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानमंडल के चुनाव हुए और भारतीयों के लिए जो 75 निर्वाचित सीटें आई थी सामने, उनमें से 45 पर कांग्रेस की जीत हुई। और अब लॉर्ड विलिंगटन ने विलाप किया, बोले अरे हमने तो सोचा था कि कांग्रेस टूट जाएगा, और कांग्रेस यदि टूटेगा भी नहीं तो कांग्रेस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह तो गांधी जी की जीत हो गई। इस तरह से बाद में अंग्रेजों ने पूरे परिदृश्य पर विचार किया और 1935 का अधिनियम लेकर आए। उन्होंने यह सोचा कि ये जो अपन अधिनियम लेकर आए हैं
इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों में विधानमंडल बनेंगे और इससे प्रांतों में कांग्रेस के क्षत्रप खड़े हो जाएंगे और केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस टूट जाएगा। और यदि उसके बाद भी कोई दम रहेगा आंदोलन में तो उसको अपन कुचल देंगे। तो अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसमें जो वयस्क व्यक्ति हैं देश के, उनके छठे हिस्से को ही मतदान का अधिकार था। जो प्रतिरक्षा का विभाग है, जो विदेश का विभाग है, वह विभाग इस संघीय विधायिका से बाहर था। उस मामले में कुछ नहीं हो सकता था। प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत उन्होंने दिया था और मैं बता चुका हूँ कि यह जो काम उन्होंने किया था कि प्रांतों में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता उभर कर आएंगे और वो वहाँ के सुख सुविधाओं में लग जाएंगे और फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन को भूल जाएंगे। तो साफ है, वायसराय लिनलिथगो ने लिखा था कि अधिनियम 1935 तो इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। हमारा उद्देश्य भारतीयों का भला करना नहीं है। उन्होंने लिखा कि भारतीयों के हित में संविधान में संशोधन करना हमारी नीति नहीं थी और न ही हम भारतीयों को सत्ता सौंपने की जल्दबाजी में थे। हमारा तो प्रयास यही था कि जब तक संभव हो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहे। गांधी जी इस चाल को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। कांग्रेस का प्रांतीयकरण नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध किया और उसे नामंजूर कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हमें आज़ाद भारत का संविधान बनाने दिया जाए और एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसका देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्माण। तो अंग्रेजों ने तो 1935 का अधिनियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। 1937 के प्रारंभ में चुनाव की घोषणा कर दी। तो ऐसे वातावरण में कोई नया आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। बड़ा सवाल तो ये था कि कांग्रेस चुनाव में भाग भी ले लेगी, हम विधानमंडलों में प्रवेश भी कर जाएंगे, वैधानिक संस्थाओं में, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? जिस संविधान का विरोध कर रहे हैं उस संविधान के तहत हम किस तरह से शासन कर पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न था। और इसीलिए नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे कुछ नेता विधान मंडलों के या वैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि चुनाव में भाग ले लिया तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम 1935 के कानून का समर्थन करते हैं। नेहरू जी ने कहा कि यह तो फिर खुद को दोषी ठहराना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तो बिना अधिकार के जिम्मेदारी ढोने जैसा काम हो जाएगा, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि न तो राज्य बदल रहा है और न ही सत्ता का ढांचा बदल रहा है। कांग्रेस जनता से क्या कहेगी जाके? राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोग पूछेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे? और इस तरह से तो हम एक तरह से जनता का शोषण ही करेंगे। ये नेहरू जी के स्पष्ट विचार थे इस मामले में। संसद में घुसकर सरकारी कदमों का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग इस बात के समर्थक थे कि हमें संस्थाओं में घुसना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें संविधानवादी न कहो। हम वैधानिक संस्थाओं के अंदर तो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करेंगे, अंदर तो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करेंगे ही, अंग्रेजों का विरोध करेंगे ही, लेकिन उसके बाहर भी हम बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और यदि आंदोलन होगा तो हम उस आंदोलन के साथ रहेंगे। गांधी जी ने इस सारे विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, कम लिखा है, लेकिन हमेशा उन्होंने जब कभी उनको अपने मन की बात कहने का अवसर मिला तो ये कहा कि मैं इस तरह से
संवैधानिक संस्थाओं में, उन संवैधानिक संस्थाओं में जो अंग्रेज़ों की है, भारतीयों के प्रवेश का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कई राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं जिनके तहत सामूहिक निर्णय का या बहुमत का स्वागत किया जाता है, और गांधी जी इसीलिए समर्थन कर बैठे संवैधानिक संस्थाओं के अंदर प्रवेश करने का। गांधी जी से कहा गया कि फिर अब आप कोई आंदोलन शुरू कीजिए, तो गांधी जी ने कहा कि अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समय आया नहीं है, और एक बार यह निर्वाचन हो जाए उसके बाद में कुछ सोचेंगे। कांग्रेस का चुनाव प्रचार बड़ा प्रभावी रहा। कांग्रेस के नेता गांव-गांव गए, शहर शहर गए, अपनी बात कही। यह अलग बात है कि गांधी जी ने एक भी सभा को संबोधित नहीं किया। वे उचित समय का इंतजार कर रहे थे। आपको इस बात को इस रूप में लेना चाहिए। कांग्रेस को चुनावों में जोरदार सफलता मिली। 1161 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 716 पर वह जीती थी। 6 प्रांतों में उसको स्पष्ट बहुमत मिला था, और अब अंग्रेजों के पसीने छूट गए कि संविधान हमारा और अंदर घुस गए भारतीय। तो अब नेहरू जी को ये समझ में आने लगा कि गांधी जी की वह नीति जिसमें संघर्ष, समझौता और फिर संघर्ष शामिल था, कार्यक्रम था जिसका, वह नीति सफल थी। और 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ, कांग्रेस में एक नया जोश आ गया। प्रांतों में कांग्रेस के जो नेता खड़े हुए, वे कांग्रेस को राष्ट्रीय दृष्टि से मजबूत करने वाले ही सिद्ध हुए। अंग्रेजों की सोच के अनुसार वो प्रांतीय क्षत्रप नहीं बने, और ये लोग जो जीत कर गए थे, इन लोगों पर जो कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी है उसका पूरा नियंत्रण था। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बोस को अध्यक्ष चुना गया, और इस तरह से यह एक चरण पूरा होता है राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें गांधी जी एक आंदोलन को प्रारंभ करते हैं, उसे रोकते हैं, और फिर कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं में प्रवेश कर जाती है। और अंग्रेजों के लिए यह स्थिति अप्रिय स्थिति थी। वे चाहकर भी अब कांग्रेस वालों को संवैधानिक संस्थाओं से बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसके आगे गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और अगली कड़ी में हम भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।